दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है श्रवण बेलगोला। तो आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, आंसर है इसका डी। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक के मैसूर में स्थित श्रवण बेलगोला है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडा राय ने बनवाई। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ए, चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ में। तो यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है, लोहे की प्राचीनता संबंधी साहित्य उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। अहिछत्र, अंतर्जी खेड़ा, अलामगीरपुर, मथुरा, रोपण, श्रावस्ती आदि स्थलों से लोह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल के लोग अवशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे, जिसे चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो इसमें आंसर हो जाएगा आंसर डी, लोहे का विशाल भंडार था। तो यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध राज्य में लोहे का विशाल भंडार था। नीचे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी है? तो मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा इसका सी। तो आंसर है इसका बिंबिसार। बिंबिसार इसका उत्तरदायी है मगध के उत्थान के लिए। तो इसमें डिटेल दे रखा है, बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा इसने चंड प्रदोत अवंतिका शासक की सेवा अपने राजवैद जीवक को भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो वो राज्य है मगध राज्य है। वो डिटेल में है यहाँ पे, मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे, जिनका प्रयोग मगध सेना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्त्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो प्रयुक्त भाषा थी प्राचीन काल में संस्कृत। तो यहाँ पर डिटेल लिखा है, प्राचीन काल में स्त्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांश संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। तो आंसर हो जाएगा हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। तो यहाँ पर डिटेल लिखा है, प्राचीन काल में स्त्रोत सामग्री लिखने के लिए अधिकांश संस्कृत भाषा प्रयुक्त होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अलेक्जेंडर या सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो हाइडे स्पीच की लड़ाई लड़ी थी। तो आंसर हो जाएगा हाइडे स्पीच। तो यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, यूनानी स्त्रोतों के अनुसार पौरव राजा पोरस के साथ सिकंदर का प्रसिद्ध युद्ध हाइडे स्पीज नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, परंतु सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर उसे मित्रता कर ली थी। तो इसकी डिटेल लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो आंसर हो जाएगा पोरस। तो आंसर हो जाएगा सी, पोरस। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। तो आंसर है इसका मूसा संहिता, बी हो जाएगा। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता और इनका पूजा स्थल सिनगोसा के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक बौद्धों और जैन अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। तो यहाँ पे जो है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों के कालानुक्रमांक लिखिए। तो मगध के जो राज्यवंश थे उसका जो काल था उसके अनुसार हमें लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा? हर्यक वंश, उसके बाद में शिशुनाग वंश, उसके बाद में नंद वंश और सबसे लास्ट में मौर्य वंश। महाभाष्य किसने लिखा है? तो आंसर हो जाएगा पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय की पहचानिए।
तो प्राचीन भारत के जो चिकित्सक थे वो क्या थे? चरक थे, सुश्रुत थे, वाग्भट थे। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में। और टल्ले द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। तो आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत निकाला था। अब डिटेल दे रखा है। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 350 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह में दहेज के रूप में एरिया, आरोकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपोसिया दाई के क्षेत्र में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो तक्षशिला में अशांति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे थे? तो आंसर हो जाएगा श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे। जैन लेखों के अनुसार, डिटेल में लिखा हुआ है, जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला मैसूर चले गए और यहीं इसने कायाकलिश द्वारा शरीर त्याग दिया था। इसने जैन धर्म में संलेखना कहा जाता है। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी। केंद्रीय अधिपत्य। अशोक की प्रशासनिक नीति पर भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो किस घटना से आया था? कलिंग युद्ध। कहाँ पे लिखा हुआ? 13वें शिलालेख में जो उत्कीर्ण है, 13वें शिलालेख पर उत्कीर्ण है, कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो मौर्य शासक अशोक है जिसका नाम देवनाम में प्रियदर्शी था। डिटेल लिखा हुआ, मौर्य सम्राट अशोक के विलेखों में से उसे देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास की गुर्जरा, निट्टूर तथा उदयगोलम लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो उसका आंसर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो रॉड कौन से शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। तो आंसर हो जाएगा डी, रॉक एडिक्ट 13वां। ठीक है, 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की? तो आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख में उसने ये उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? तो आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। यहाँ पर डिटेल में दे रखा है। दिए गए विकल्पों में से मेगस्थनीज सर्वप्रथम भारत आया था। मेगस्थनीज यूनानी ग्रीस शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज व प्रशासन के विषय में लिखा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने। तो आंसर हो जाएगा बी, मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो मेगस्थनीज है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है।
सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश में महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो आंसर हो जाएगा तक्षशिला से संबंधित था। तो आंसर हो जाएगा ए, तक्षशिला से संबंधित था। आगे चलते हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इसका स्पष्ट साक्ष्य अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो शिलालेख में, 13वें शिलालेख में दिखाई देता है। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो तक्षशिला जो था सबसे प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा का। यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी से कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था। चाणक्य यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य भी था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त के समकालीन थे चाणक्य। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिटेल में, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने की थी। आंसर हो जाएगा बी, कौटिल्य ने की थी। यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य चाणक्य ने की थी। मूलतः राजनीति शास्त्र के इस ग्रंथ से मौर्यकालीन प्रशासन के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हैं? तो आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि में खुदे हैं। यहाँ पर डिटेल दे रखा है। अशोक के अभिलेखों में सहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में, तक्षशिला एवं लघमान अभिलेख आरमाइक लिपि में, सुरकेनु अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। इसके अलावा सभी शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभलेख एवं लघु स्तंभलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं। निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो 1837 में किसने किया था? जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के शिलालेखों का पढ़ा था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 ईसा पूर्व में स्टीफेन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? तो अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो जिला प्रशासक को स्थानिक कहा जाता था। यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक होता था। मेगास्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा है। उसके अनुसार जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्कालिक बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो मौर्य वंश के तत्कालिक बाद कौन सा वंश आया था? शुंग वंश आया था। यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो ऑनलाइन परीक्षा में आए हुए हैं। कल्हण, मैत्रेय, कालिदास में पढ़नी में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? तो आंसर हो जाएगा पढ़नी था।
गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो हिंदू यूनानी, आंसर हो जाएगा हिंदू यूनानी का संयोजन है। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा गांधार। वसुमित्र, नागार्जुन, चरक तथा पतंजलि में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो आंसर हो जाएगा चरक। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे। यहाँ पे कुछ मिलान कर रखा है तो इसे सही सम्मिलित करना है। महाकाल मंदिर है उज्जैन में, महाकाल मंदिर जो है उज्जैन में है वो। श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिले में है। सूर्य मंदिर है कोणार्क में। जैन मंदिर है खजुराहो में। खजुराहो के मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित हैं। यहाँ पे दिखा हुआ पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिंद पनाहो क्या है? बौद्ध पाठ। तो आंसर हो जाएगा इसका बौद्ध पाठ। मिलिंद पनाहो क्या है? बौद्ध पाठ। यहाँ पे लिखा हुआ है मिलिंद पनाहो एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मेनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। अगला क्वेश्चन है कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधार कला के नाम से जाना जाता है। गांधार कला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा थे कनिष्क। यहाँ पे डिटेल दे रखा है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। इसके राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी भारत में शक संवत सूचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क किस वर्ष राज्य सिंहासन पर बैठा था? तो 78 ईस्वी में बैठा था कनिष्क। यहाँ पे डिटेल दे रखा है। कुषाण शासक कनिष्क के राज्यारोहण की सर्वाधिक मान्य तिथि 78 ईस्वी है। इसी से शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो कनिष्क ने किया था 78 ईस्वी में। शक संवत का संस्थापक कनिष्क था जिसके द्वारा इसे 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। बौद्ध का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। तो आंसर हो जाएगा इसका कनिष्क हो जाएगा जिन्होंने संरक्षण दिया था। यहाँ पे मिलान करना है। कवि राजमार्ग किसे कहा जाता? अमोघ वर्ष को। आदि पुराण जिनसेन द्वारा रचित है। गणित सार संग्रह महावीराचार्य। अमोघ वृत्ति संकटायन के द्वारा रचित है। यहाँ पे दे रखा डिटेल में कविराज अमोघ वर्ष के लेखक हैं आदि पुराण जिनसेन। गणित सार संग्रह का महावीराचार्य। अमोघ वृत्ति है संकटायन ने। हमें यहाँ पे जोड़े मिलाने हैं, इन्हें देखना है, सही सुमेलित करना है। विक्रम संवत कब से शुरुआत है इसकी? 58 ईसा पूर्व से। वास्तव में ये 57 ईसा पूर्व माना जाता है। शक संवत 78 ईस्वी में। कलचुरी संवत 284 ईस्वी में। कुप संवत 320 ईस्वी या 319। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में कला की गांधार शैली पनपी थी। यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ कुषाण काल मुख्यतः कनिष्क के समय के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है। इसका केंद्र बिंदु गांधार था, अतः इसे गांधार कला शैली भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध एवं बौद्धिस्तों की मूर्तियां काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो कलिंग का महान शासक था प्राचीन काल में खारवेल। यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है। प्राचीन काल में खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। खारवेल कलिंग का वीर एक प्रतापी शासक था। इसके बारे में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। यह द्वितीय सदी ईसा पूर्व में शासक हुआ था तथा इसका संबंध खारवेल के चैदी वंश से था।
इसने अपने विजय प्राप्त की जिनमें मगध के शासक बृहस्पति, मित्रवत तथा दक्षिण के सातवाहन शासक शतर्की पर विजय प्राप्त प्रमुख है। यह जैन तीर्थकर की मूर्ति को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा। इसने कृषि हेतु नहरों का निर्माण करवाया तथा प्राची नदी के दोनों पर महाविजय प्रसाद नामक महल बनवाया। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने ऐरा महाराज, मेघवाहन, कलिंगाधिपति आदि उपाधियां भी धारण की थी। राजा खारवेल किस चैदी वंश के महानतम शासक थे? तो आंसर हो जाएगा इसमें बी, कलिंग के महान शासक थे। कलिंग का शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था, जैन धर्म को संरक्षण दिया था। कलिंग के चैदी वंश का प्रतापित शासक खारवेल था, जिसका झुकाव जो था जैन धर्म के प्रति था। इसके दौरान जैन लोगों को ग्राम दान दिए जाने का अभिलेख साक्ष्य हाथीकुंभा अभिलेख है। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन का सबसे बड़ा शासक था गौतमी पुत्र शतर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पीठ कौन सी है? तक्षशिला। आंसर हो जाएगा ए, तक्षशिला। यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित था। नालंदा व उज्जैन गुप्तकालीन जबकि विक्रमशिला पाल युगीन विद्या केंद्र थे। नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गंधार जनपद की राजधानी थी। यह आधुनिक रावलपिंडी से 20 मील पश्चिम की ओर सिंध तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। रामायण की परंपरा के अनुसार भरत के पुत्र तक्ष ने इसे बसाया था। जनमेजय का नाग यज्ञ यहीं पर हुआ था। इसकी सबसे अधिक ख्याति शैक्षणिक क्षेत्र में मानी जाती है। यह उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। व्याकरण के विश्वविख्यात विद्वान पणिनि, राजनीति तथा अर्थशास्त्र के विश्वश्रुत विद्वान चाणक्य तथा आयुर्वेद चिकित्सा के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य जीवक ने तक्षशिला में शिक्षा पाई थी। इसके अतिरिक्त कौशल, नरेश, प्रसेन जनित बौद्ध विद्वान वसुबंधु आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं पर ग्रहण की थी। चाणक्य यहाँ का प्रमुख आचार्य भी था। गुप्तकाल। निम्नलिखित में से ऑनलाइन परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? तो अजंता गुफाओं में उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है। इसका मतलब क्या है? वहाँ पे हैं। वह महाराष्ट्र में स्थित है। वह बौद्ध कला से सुसज्जित है। वह प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है। तो ये तीनों क्या है? सही है। चौथा गलत है। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत का लेखक है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, भानुगुप्त का एरण शिलालेख, पुलकेशिन सेकंड का एरुल स्थित शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का भीतरी शिलालेख में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो भानुगुप्त का एरण शिलालेख में मिलता है सती प्रथा का उल्लेख। आगे क्वेश्चन है। मेहरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो गुप्त शासकों ने स्थापित किया था। मेहरौली का लोह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिण दिल्ली में मेहरौली स्थित लोह स्तंभ का चंद्र नामक शासक की विजय का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के सन्मुख होने वाला साक्ष्य है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी तो कौन सा है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है, जिसकी माता का नाम दत्त देवी तथा इसके काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
गुप्त काल के चांदी के सिक्के को कहते हैं, तो गुप्त काल के चांदी के सिक्के को कहते हैं रुपयक। डिटेल में लिखा हुआ गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दीनार और चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? तो समुद्रगुप्त को कहते थे। यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है, लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दोहित्र लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हूणों के द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। इसमें डिटेल दे रखा है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हूणों के द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो आंसर हो जाएगा गुप्तों के सिक्के के। यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, अतः गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान 335 से 375 ईस्वी कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो सोने के सिक्के सबसे ज्यादा जारी किए गए थे। यहाँ पर डिटेल दे रखा है, प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दीनार कही गई हैं। नियंत्रित आकार और भार वाली ये स्वर्ण मुद्राएं अनेक प्रकारों और उपप्रकारों में पाई जाती हैं। यद्यपि स्वर्णांत में यह मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं है जितनी कुषाण मुद्राएं। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। इससे प्रकट होता है कि जन सामान्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय होता था उतना अब नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 319 ईस्वी में। प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू किया गया था। यही चंद्रगुप्त फर्स्ट के राज्यारोहण की तिथि भी है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। यहाँ पर डिटेल दे रखा है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने की थी। इस स्तंभ लेख की प्रारंभिक पंक्तियाँ पद्यात्मक तथा बाद की गद्यात्मक हैं। यह संस्कृत की चंपू शैली के सुंदर उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो आंसर हो जाएगा हरिसेन ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, फयायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान भारत आया था। यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है, फयान ने भारत में 399 से 414 ईस्वी के बीच भ्रमण किया। इस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहा था। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा ने संकलन किया है। मेघदूत का लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसका कालिदास है। मेघदूत का लेखक हो जाएगा कालिदास। यहाँ पर डिटेल दे रखा है,
भारत के शेक्सपियर के नाम से प्रसिद्ध कालिदास गुप्तकालीन विभूति थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो और तो सब श्रुति, चरक, धन्वंतरी ये सब चिकित्सक हैं, जो नहीं है वो है चार्वाक। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया? किसके दरबार में दिया? तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा सी।